अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं एशियन स्टार ट्रैवल। इसमें आज हम जापान के बारे में बात करेंगे। जापान में मुलाजमत के बारे में बात करेंगे। आपको थोड़ा स्ट्रीट टूर दिखाएंगे जापान का, और फिर मुलाजमत के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से वर्कर की नीड है जापान में। और फिर बताएंगे आपको जापान का वीज़ा कैसे अप्लाई करें पाकिस्तान से, और किस तरह वीज़ा स्टैम्प होगा आपके पासपोर्ट पर। एजेंटों के चक्कर में लगने की जरूरत नहीं है, आप खुद कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। ये जापान का शहर टोक्यो है। ये आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड के लोग खरीदते दिख रहे हैं। देखिए कितना क्लीन सिटी है, साफ अस्सलाम सुथरा। वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसका नाम किसी भी चीज़ पर लिखा हो कि ये उस मुल्क ने बनाई है, हम आंखें बंद करके खरीद लेते हैं। ये ऐसा मुल्क है जहां सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां बच्चे 10 साल के बाद स्कूल जाते हैं। दोस्तों, ये वही मुल्क है जहां दुनिया का पहला एटम बम चलाया गया था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जापान की। इसी में आप देख सकेंगे आगे जाकर के अपने लोग कैसे नौकरी तलाश की जाए, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है। जब तक आप नज़ारा देखें। के हवाले से वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने किस कंट्री पे बात करनी है। आज हम बात करेंगे जापान विजिटर वीज़ा के ऊपर और इसकी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, जापान एक बहुत अच्छा कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है, ईस्ट एशिया में आता है। इसके करीब करीब जो है साउथ कोरिया और फिलीपींस है। और ओवरऑल कंट्री बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कंट्री है, यानी कि इकॉनमी वाइज इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। और मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत सारा काम आता है। ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों का भी कोशिश होती है कि वो जापान में जाके वर्क करें। और जापान की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश होती है कि वो फॉरेनर वर्कर्स को बुलाए अपनी कंट्री में। राइट नाउ जो अपडेट है वो ये है कि इन्होंने जो है मेंशन किया कि इनको तकरीबन 8 लाख लोगों की ज़रूरत है। 8 लाख ये फॉरेनर्स को बुलाएंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और 2024 में भी बुलाने वाले हैं। रिसेंटली इन्होंने अपना पोर्टल भी ऑन किया है। प्रीवियसली 2023 के एंड में इन्होंने अपने विजिटर वीज़ाज़ क्लोज कर दिए थे, क्योंकि इनकी एम्बेसी की कोई फीस नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोग अननेसेसरली तौर पर अप्लाई कर रहे होते हैं कि शायद उनका भी वीज़ा लग जाए। बट ऑफ कोर्स स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आपका वीज़ा अप्लाई होता है और फिर आपकी एक्सेप्टेंस आती है। तो राइट नाउ 2024 1 अप्रैल को इन्होंने अपनी अपडेट दी है कि विजिटर वीज़ाज़ ओपन कर दिए गए हैं, और अब इसको जो है वो डील करेगा VFS ग्लोबल। इसका ये मतलब है कि आपने VFS ग्लोबल के ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर उसके बाद अप्लाई करना है। जापान की एम्बेसी की कोई फीस नहीं है, बट VFS की अपनी सर्विस फीस है, वो आपने देख लेनी है और वहाँ विजिटर कैटेगरी में जाके आपने तमाम इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेना है। खैर, इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि आप अपने विजिटर वीज़ा पर जा सकते हैं, आपको मल्टीपल वीज़ा भी मिल सकता है अगर आप अप्लाई करेंगे। वहाँ जाकर आप जॉब फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो स्टेटस है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉट राइट अवे, उसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा। बट अगैन अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी अपलोड करेगा, उनको प्रोवाइड करेगा। इस तरह फिर आपको जॉब मिल सकती है, आपको फिर वर्क वीज़ा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनको लेबर की शॉर्टेज है, स्किल्ड में भी और अनस्किल्ड लेबर्स में भी। स्किल के अंदर यहाँ पर आपको नर्सेज में जॉब मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज है, तो वो चाहते हैं कि बाहर की कंट्री से लोग आए और इस शॉर्टेज को पूरी करें। इसके अलावा IT का जो सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मोर ओवर इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, इंजीनियरिंग में लोगों की ज़रूरत है, शिप बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। और इसी तरह अनस्किल की बात की जाए या लेबर जो है कैटेगरी उसकी बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्लीनिंग सर्विसेज के अंदर ज़रूरत रहती है। मोर ओवर अगर आप ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग जानते हैं तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं आके और जॉब इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉब्स अवेलेबल है और शॉर्टेज है। मोर ओवर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइम को देखें तो बिजनेस 6 डेज़ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यानी कि
अप्रॉक्सीमेटली सैटरडे संडे को निकाल दें तो आपको 6 डेज़ में जो है आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और अगेन अगर आपकी कोई एप्लीकेशन में कमी होगी तो वो मेंशन कर देंगे, आपको रिस्पांस कर देंगे, उस वजह से आपके टाइम में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करेंगे। अगर सैलरी पर्सन है तो आप अपनी सैलरी 3 मंथ्स की जो स्लिप्स हैं वो ऐड करेंगे। इसके अलावा अपनी कंपनी से एनओसी भी बनवा लेंगे। मोरओवर बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ्स के रिक्वायर है। इसके अलावा आपको कवर लेटर चाहिए होता है। मोरओवर आपको ट्रैवल प्लान चाहिए होता है जिसको ट्रैवल इटिनरी भी बोलते हैं। आपको फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होती है। टैक्स आपने अगर पे किया हुआ तो 2 साल के टैक्स रिटर्न भी आप शो कराएंगे। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होगा, एफआरसी होगी। मोरओवर आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी इंक्लूड कर सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको जापान का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा जो कि आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट से मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो अगेन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने VFS ग्लोबल पे जाकर अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वीज़ा फॉर्म फिल करना है और अपनी वीज़ा का वेट करना है। वीज़ा मिल जाने के बाद आप ट्रैवल करेंगे, उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करेंगे। इस तरह अगर आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, आप जॉब गेन करेंगे तो वापस आके आप अपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जापान विजिटर वीज़ा के ऊपर। आई होप ये जापान में कंस्ट्रक्शन वर्कर की ज़रूरत है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। क्लीनिंग चाहिए, क्लीनिंग वर्कर चाहिए इनको जापान में, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग केयर वर्कर चाहिए इनको जापान में। मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए इनको। कार असेंबलिंग में चाहिए और ऑटोमोबाइल की रिपेयरिंग के लिए चाहिए। कार की रिपेयरिंग ऑटोमोबाइल के लिए चाहिए। ये सब चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चेंजिंग है डॉक्यूमेंट्स की वो कौन सी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या आप लाहौर में ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या किसी और VSF जेरी सेंटर में कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मिलेगी इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में। इसलिए अपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो इमिग्रेशन से मतलब ट्रैवल से मतलब आपको बर वक्त मिलती रहे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जापान ने अब अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू कर दिया है। आप डायरेक्टली जो है उनकी एम्बेसी नहीं जा सकते। अब आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो VSF जेरी में जाकर सबमिट करवाएंगे। उसके लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया था 1 से, ठीक है, जो कि अभी बुक हो चुकी हैं अप्रैल तक। और अब अपॉइंटमेंट्स तो अप्रैल की नहीं आएंगी क्योंकि अप्रैल का पूरा महीना फुल हो चुका है। हो सकता है कि उसमें मज़ीद ऐड करें लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब आपको नेक्स्ट मंथ के लिए ही अपॉइंटमेंट मिलेंगी। मोस्टली जो अपॉइंटमेंट ओपन होने का टाइम था वो यही था कि सुबह सहरी के टाइम से लेकर 9 बजे तक ओपन होती थी और उसी दरमियान में लोग बुक कर रहे थे। अगर आपको भी जापान की अपॉइंटमेंट चाहिए तो इस टाइम में बुक हो सकती है, या फिर अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो फिर आप बाहर से, जिस तरह से हम स्पेन की, जर्मनी की या दूसरी अपॉइंटमेंट्स बाय करते थे, इस तरह से आप बाहर से प्राइवेटली भी बाय भी कर सकते हैं। लेकिन फ़ायदा ये है कि जापान के टूरिस्ट वीज़ा ओपन हो चुके हैं जो कि पिछले 3 माह से 4 माह से बंद थे। अब आप बगैर इनविटेशन के जापान का टूरिस्ट वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से पहले अप्लाई किया जाता था। और होपफुली ये भी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह हमेशा जापान जब वीज़ा स्टार्ट करता है बंद करने के बाद तो बहुत ज़्यादा लोगों को वीज़ा ग्रांट करता है, तो इस दफ़े भी ऐसे होगा कि जो भी शुरू में वीज़ाज़ अप्लाई करेगा इंशाल्लाह ताला उनके ज़रूर वीज़ाज़ ग्रांट होंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि अभी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ 2 जेरी सेंटर्स जो उनके थ्राइव सेंटर्स हैं उनमें सिर्फ सबमिट हो रही हैं, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में। लाहौर में जो है वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती, तो इसलिए अगर कोई इस एरिए से वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है तो वो VSF से जब अपॉइंटमेंट लेगा तो उसको इस्लामाबाद ही जाना होगा जेरी के ऑफिस में अपनी फ़ाइल सबमिशन के लिए। इसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट्स में जो चेंजिंग है वो ख़ास तो नहीं है, लेकिन आपने अगर वीज़ा आपको चाहिए 100% आप चाहते हैं कि ग्रांट हो तो अपनी स्टेटमेंट को ज़रूर इम्प्रूव करना है। लास्ट टाइम हमने ये भी प्रॉब्लम देखी थी कि लोगों को जापान एयरपोर्ट से भी डिपोर्ट कर दिया गया था, हालांकि उनके पास वीज़ा लगा हुआ था फिर भी उनको एंट्री नहीं दी गई। तो अब भी इस तरह के मसले आ सकते हैं। उसके लिए आपने करना ये है कि एक कंट्री और साथ ऐड कर लें, थाईलैंड ऐड कर लें, ताकि थाई एयरवेज़ पे एक ही आपकी टिकट हो, यहाँ से आप जापान जाएं, जापान से फिर आप थाईलैंड आ जाएं ताकि आपको एंट्री का मसला ना हो।
इसके अलावा आपका होटल जो है वो फुली बुकड होना चाहिए, पेड होना चाहिए। जाने से पहले पेड होटल ले लें और जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने पैसे भी साथ लेके जाएं। अगर आप जापान 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 10 दिन का $100 पर डे के हिसाब से $1000 लेकर जाएं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। मैं भी आपको उनकी वेबसाइट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अच्छी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। अगर पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उसकी भी डिटेल दें, अगर पहले जापान जा चुके हैं उसकी भी डिटेल दें। इसके अलावा आपका ट्रैवल प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जापान के लिए, तो कोशिश करें कि तस्वीरें लगा कर, इमेजेस लगा के अच्छा सा ट्रैवल प्लान तरतीब दें। कवर लेटर, होटल की बुकिंग, एयरलाइन की टिकट, ये सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा आपको बनाना चाहिए। हमने ऐसा भी देखा है कि सम टाइम 2 या 1 स्पेलिंग की भी गलती हो आपके नाम में या किसी चीज़ में तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं और साथ में वहाँ पर बताते भी हैं कि इस वजह से हमने वीज़ा रिफ्यूज़ किया, कि वो मोस्टली तो नहीं बताते, लेकिन सम टाइम वो इस तरह की चीज़ें जो आपको वहीं पे बता देते कि आपने एप्लीकेशन जो है वो अच्छे तरीके से फिल नहीं की। अब चूँकि आप वैसे ही जेरी के थ्रू जा रहे हैं तो कोई भी गलती होगी तो एम्बेसी वाले तो नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले जब आप एम्बेसी जाते थे एप्लीकेशन जमा करवाने तो वो पहले ही देख के बता देते थे कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं, तो वहीं से फ़ाइल भी वापस दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपके पास भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि अच्छी से अच्छी फ़ाइल बनाकर उनको रिप्रेजेंट की जाए, मेरिट के ऊपर फ़ाइल हो। अगर मेरिट के ऊपर होगी फिर ही वीज़ा ऑफिसर कंसिडर करेगा कि आपको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। टैक्स टर्म्स एंटियंस ज़रूरी हैं अगर आपका बिज़नेस है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी ज़रूरी है अगर आप बिज़नेस करते हैं। लेकिन अगर सैलरी पर्सन है तो फिर आप एनओसी, एम्प्लॉयमेंट लेटर और 6 मंथ की सैलरी स्लिप साथ में अटैच करेंगे। जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट अपना आईडी कार्ड, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लीव लेटर, एक वालदेन से अगर बैंक स्टेटमेंट ले रहा है तो उनका एक एफिडेविट साथ लगाएंगे कि आपको वालदेन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थी जी लेटेस्ट अपडेट टूरिस्ट के हवाले से जापान की। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे भी नई अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। इंशाल्लाह ताला कल एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे अपनी दुआओं में आपने सारी मालूमात सुन ली होगी, किस तरह जॉब अप्लाई करते हैं और किस तरह वीज़ा अप्लाई होता है। आप भी इंशाल्लाह अप्लाई करें। अपना ख्याल रखें, अपने घरवालों का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और मेरी भी दुआ करें कि इंशाल्लाह मुझे सेहतमंदी दे, कि मैं डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ। बस मेरी दुआ करो, अपना भी ख्याल करें, अपना ख्याल घरवालों का ख्याल करें। मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें। हर आने वाली वीडियो आपको फ्री में मिलती रहे और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।